नमस्कार, मैं हर्षिता। आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मंजूर अली कुरैशी, जो जयपुर के रविंद्र मंच से लेकर माया नगरी मुंबई तक अपनी कला बिखेरते हुए गए। तो आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में। मंजूर अली कुरैशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी हर्षिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले अपने जितने भी दर्शक जो देखने वाले सुनने वाले उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ, आदाब करता हूँ। जी हर्षिता जी, मैं जानना चाहूँगी, आपने जयपुर के रविंद्र मंच से स्टार्ट किया और फिर आप माया नगरी मुंबई तक गए। इस बीच आपने कितना स्ट्रगल किया, क्या क्या काम किया, उसके बारे में कुछ बताएंगे? बेसिकली हर्षिता जी क्या है कि जब मैं फिल्म की जो शुरुआत मेरी इस करियर में जो शुरुआत हुई वो मैं जब 8th क्लास में था। अच्छा। तो मैंने एक फिल्म देखी थी सुहाग। अच्छा। अमित जी की फिल्म थी। तो उसमें एक बड़ा अच्छा सीन था जब अमित जी वो पूरा स्ट्रगल करते हैं मंदिर बनाने के लिए कि वो पैसा इतना पर्याप्त नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो गुम्बद पे चढ़ जाते हैं। जब वहाँ चढ़ जाते हैं तो वो सीन मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने कहा यार ये शख्सियत, मैं नहीं जानता था अमित जी कौन है क्या है, लेकिन मुझे एक प्रेरणा स्रोत जिसे आप कहें, एक आइडियल जिसे कहें, वो मुझे मिल गया था। तो मैंने कहा यार इतनी बढ़िया ये एक्टिंग कर रहे हैं, कौन हो सकते हैं, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं। लेकिन मुझे इस बीच का जो स्ट्रगल था या किस तरह से मैं इस लाइन में जाऊं, ये मुझे कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन शुरू से ये था कि मैं मायापुरी मैगजीन्स वगैरह, फिल्मी मैगजीन बहुत पढ़ा करता था। तो जब अमित जी का सीन देख के आया तो मैंने ठान लिया कि नहीं यार यही करना है मुझे भी। तो मैंने जब अक्सर मैं बड़े बड़े एक्टर्स के मैं इंटरव्यू पढ़ता हूँ, दिलीप साहब का मैंने पढ़े, देव साहब के पढ़े, राज कपूर साहब के पढ़े, अमित जी के पढ़े। तो जब मैंने पढ़ा कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, पहली सीढ़ी क्या है, तो उनमें सबसे पहले एक रंगमंच का जिक्र अक्सर आया करता था। थिएटर का जिक्र आता था। तो आई डोंट नो कि थिएटर क्या है, रंगमंच क्या है। अब 12 साल की उम्र का लड़का क्या करेगा। तो मैं एक जगह टाइम था जब मैं पिक्चर लगी थी तेजाब। अच्छा। तो मैं वो फिल्म देख के आ रहा था। जब मैं देख के आया तो बीच में रामनिवास बाग पड़ता है। तो रामनिवास बाग में रविंद्र मंच लिखा हुआ था। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा यार ये क्या है। तो मैं वहाँ गया। मैंने अक्सर कई लोगों से इससे पहले कहा भी, मैंने कहा यार मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं यार इस लाइन में जाऊँ, मुझे बॉम्बे ले चलो। लेकिन लोग हंसते थे मुझे, बोले यार तुम कैसी बेकार की बातें कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं होता। खैर हिम्मत करके मैं रविंद्र मंच पहुंचा। तो वहाँ पे कुछ डायरेक्टर, मुझे जो ड्रामे के डायरेक्टर थे उनसे मैं मिला। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि यार यहाँ पे क्या रखा है। अक्सर एक टेंडेंसी कि मुसलमान सिर्फ गाड़ी का पंचर ही लगाएगा, एक सोच है। हाँ, ये एक सोच। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। बोला यार यहाँ से कौन गया है, तुम अपना काम करो, कोई लेना देना नहीं, बन के तुम हीरो बन रहे तो बन गए। मैंने कहा साहब यहाँ से कौन गया नहीं गया डजंट मैटर, लेकिन मंजूर ली जाएगा, एक चांस दो आप मुझे बस। तो वो कॉन्फिडेंस देख के उन्होंने मुझे एक प्ले में एक रोल दिया। तो शंकर शेष जी का लिखा एक नाटक था पोस्टर। अच्छा। तो उसमें पहला ही डायलॉग मुझे मिला कि भाई रोजी रोटी का ख्याल आते ही सारी मर्दान की धरी रह जाती है। तो वास्तविकता भी है। थिएटर करते करते मुझे एक फिल्म मिली, बापूजी ने चाय भी दी। अच्छा। ये 95 में मेरी फिल्म आई थी। अच्छा। और 25 वीक चली थी, राजस्थानी फिल्म। अच्छा। उसमें सेकंड लीड में था मैं। अक्सर जो लोग कहते हैं कि भाई कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मुझे नहीं पता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ प्रैक्टिकल है। आज मैं जो भी हूँ मेरी वाइफ की वजह से हूँ। अगर कोई चीज़ों में अड़चन पैदा कर देती तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं यहाँ तक पहुँच पाता, कि मैं भी कहीं ना कहीं गृहस्थी बसा के कहीं कोने में कोई ना कोई काम करता। लेकिन ड्रीम हमेशा ऐसा रहा नहीं यार कुछ करना है। तो फैमिली भी कन्विंस होना बहुत मुश्किल थी। बाहर तो अक्सर ताने सुना करते थे, वाइफ को भी सुनना शुरू हो गए कि साहब देखो ये फिल्म लाइन है और इस फिल्म लाइन के अंदर अजीबोगरीब लड़कियां होती हैं। और जब मेरे कई लड़कियों उसके साथ में सीन होते थे तो वो कहते थे क्या है, देखो ये क्या कर रहे हो, ये देखो तुम बोलती नहीं हो उनको, तुम इस तरह से फ्रीडम देती हो। मेरी वाइफ ने कहा भाई उनका ये काम है, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन माइंड इतना डेवलप है उनका कि बहुत संजीदा है। भले जो कुछ भी करते लेकिन आ जाते हैं रात को यहाँ
सही बात काम है। तो कर रहे हैं ना भाई, मैं इतना नहीं जानते लेकिन जितना मैं जानती हूँ कि मुझे यकीन है उन पे, तो अब उस यकीन को मैं कैसे तोड़ूं। तो इस दरमियान में चला तो रंगमंच पे भी कई मैंने नाटक किए, तकरीबन 50 एक नाटक मैंने कर डाले एज एन एक्टर। अच्छा। मतलब एक धारणा थी कि ऐसा कोई रंगमंच पे प्ले ना हो जिसमें मंजूर अली नजर ना आए, ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा, क्योंकि थिएटर एक सिनेमा का एक आईना है, पहली सीढ़ी थिएटर, पहली सीढ़ी वही है, बिल्कुल। तो जब मैंने थिएटर पे ये सारी चीजें देखी अर्शिता जी, तो वही चीजें मुझे आज पे कर रही है। मैं आज फिल्म में एज डायरेक्टर भी रहा या एज प्रोड्यूसर भी रहा, तो मुझे वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे मनोबल देती है कि नहीं, आपने सीखा हुआ कभी जिंदगी में बेकार नहीं जाता। तो कहते हैं कि वो गीता में बड़ा अच्छा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, यानी कर्म ही प्रधान है आपका। अगर आपका कर्म सही दिशा में है तो 100% समय लग सकता है लेकिन कामयाबी निश्चित है। शर्त यह है कि आप डगमगाओ नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखो, और जब उसने अगर मुकद्दर में लिखा है, कर्म आपका है, तो कहीं ना कहीं उसकी कामयाबी निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दरमियान में जब चलता रहा तो एक फिल्म मेरे को मिली, बापूजी ने चाय पीनी, जैसे मैंने जिक्र करा, तो उसमें भी बड़ा स्ट्रगल था। अच्छा। तो कोई कास्टिंग डायरेक्टर थे, तो मैंने कहा यार तुम ऐसा करो, कहीं ना कहीं भीड़ में खड़ा कर लो यार। बोला यार ऐसे थोड़ी होता है, मतलब वो मुझसे इस तरह से रूट तरह से बातें करने लगा। तो मैं उस वक्त दाढ़ी वाड़ी रखा करता था, तो एक्चुअल कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी मुस्लिम कैरेक्टर की। अच्छा। तो वो जैसे इधर उधर हुआ, तो मैं, वो हीरो थे सनी अग्रवाल जी, तो मैं उनसे जाके मिला, मैंने कहा सर मैं एक्टर हूँ और ऐसा ऐसा, मुझे प्लीज चांस दो ना। तो सिर्फ मुझे देखते रहे, बोले यार मेरी फिल्म का कैरेक्टर मिल गया। अच्छा। अब वो साहब मुझे बोला हुआ बैठो बैठो बैठो, अब बैठ जाओ। जब मैं उनके पास बैठा तो वो पूरी कहानी नरेट करने लगे कि ऐसे ऐसे 4 दोस्त होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसे ऐसे है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगने, मैंने कहा यार ये अब मुझे पहले लग गया भाई, ये बेकारी की बातें कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम जाते ही मेरा सिलेक्शन हो जाना, ये सारी चीजें होना। तो साहब वो उन्होंने कहा मुहूर्त है मंजूर तुम पे। मैंने कहा मुहूर्त? मैंने कहा ये क्या होता है, मतलब मुहूर्त ही मुझ पे। तो उस जमाने में रामदास अग्रवाल जी थे, तो रामदास अग्रवाल जी क्लिप देने आए थे, उनका पहला मुहूर्त शॉट रामदास जी के द्वारा हुआ। तो मैं घूम रहा हूँ, पर यार तुम कहाँ जा रहे हो, तुम, मुझे सेंस ही नहीं कि मुझे मुहूर्त शॉट मेरे पे है, मुझे किस तरह से देना है, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। तो मैं जैसे जिस ड्रेस में था उसी में मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने। तो वो बड़ा अच्छा एक रहा कि यार देखो मुहूर्त भी मुझसे हुआ, फिल्म भी मेरे से चली। तो फिल्म का जब चलने का तो मेरी एक पहचान हुई, थिएटर में रंगमंच पे भी एक पहचान हुई कि यार छोटी उम्र बड़ा नाम। तो मैं 19 साल की फिल्म, 19 साल का हो गया था, तो मुझे फिल्म मिली और राज मंदिर में पिक्चर लगी मेरी। तो एक ड्रीम होता है बड़े बड़े एक्टर्स के लिए, क्या राज मंदिर में मेरी फिल्म लग जाए। तो अक्सर जिन बड़े बड़े एक्टर्स को मैं देखता था, दिलीप साहब को देखता था, अमित जी को देखता था, तो मैं देखता यार मेरी भी कोई फिल्म लगती है क्या। तो एक ड्रीम शुरू से था, ऐसा था अर्शिता जी कि भाई ये देखना पड़ता था कि शाम को क्या बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा। ऐसी स्थितियाँ, और उसके ऊपर आप ये ड्रीम लेके चलो मैं हीरो बनूं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो साहब मैं ये पिक्चर करने के बाद अर्शिता जी मैं बॉम्बे का कूच करा और बगैर बताए घर से 500 रुपये लेके मैं निकल गया। अच्छा। अब 500 रुपये में बॉम्बे जैसे शहर में क्या होगा, बिल्कुल। लेकिन थैंक गॉड मेरे प्रोड्यूसर थे, मराठी प्रोड्यूसर थे, तो वहाँ मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे होटल में उन्होंने रख दिया। तो एक शुरुआत हुई कि मैंने कहा अच्छे लोग मिल गए यार, अच्छे कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम है तो हो जाएगा। अब उसी बीच मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मैं उनको छोड़ के चला गया। अच्छा। तो स्ट्रगल करते करते बॉम्बे पहुंचा, तो 1 साल मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन मुझे लगा कि ये गुमनामी का अंधेरा है और मंजूर अली गुमनामी के लिए नहीं बना है। अच्छा। तो मैं एक बार पूजा भट्ट जी एक फिल्म बनाई थी चाहत और गुलाम, तो फिल्मिस्तान स्टूडियो के अंदर मैं पहुंचा, तो पूजा जी अंदर मेकअप करवानी थी, तो मैंने उनसे कहा कि एक मेकअप मैन थे, मैंने कहा था मुझे पुलिस से मिलना है। अरे नहीं वो तो नहीं मिल सकती, मैंने कहा मिलना ही पड़ेगा उनको।
और मैं मिलके जाऊंगा तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ। उस वक्त में कॉन्फिडेंस पैदा हो गया था, फिल्म करके आया था। तो अक्सर बड़े जो डायरेक्टर ये देखते हैं कि कॉन्फिडेंस कितना है, कि कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो आदमी ढंग से बात नहीं कर पा रहा तो एक्टिंग क्या करेगा, मतलब कई तरह की। तो मैंने कहा साहब मैं तो पूजा जी से मिलके जाऊंगा तो कुछ भी हो सकता। तो पूजा जी ने कहा साहब बंदा है और राजस्थान से आया और आपसे मिलना है और तो बैठ गया हो तो। अच्छा। तो पूजा जी बाहर आई, बोले बोली। मैं कहा पूजा जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और दिली तमन्ना और दिली ख्वाहिश रखता हूँ आपके साथ काम करने के लिए। तो जब पूजा जी ने मेरा कॉन्फिडेंस देखा यार ये ऐसा बोल रहे हैं सारी चीज़ें, तो बोला अच्छा क्या किया आपने। तो मैंने कहा मैडम डी किया है, पूरा एल्बम रखता था मैं। तो पूजा जी ने कहा कि ऐसा मैं एक पिक्चर बना रही हूँ गुलाम, तुम आना उसमें तो और मेरा ऑफिस आके मिलना। मैंने कहा मैडम काम मिले भी नहीं मिले लेकिन आपके दर्शन हो गए, आपके दीदार हो गए, ये मेरे लिए इनफ है। और फिर भी आप बुलाए तो मैं जरूर आऊँगा। इस बीच स्ट्रगल करते करते फिर मैं एक दिन कारोबार की शूट पे पहुंचा फिल्म वाले में। फिल्म वाले स्टूडियो में राकेश रोशन जी एक फिल्म बनाए थे कारोबार। अच्छा। इसमें ऋषि कपूर, अनिल कपूर जी और श्रीदेवी, जूही चावला ये सब थी। तो मैं भी जब पहुंचा तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने लोगों से कहा कि यार आप लोग क्यों खड़े हो, कौन है यहाँ पे। बोले यार आर्टिस्ट हैं। अच्छा। और राकेश जी से मिलना है। तो मिलना तो मैंने कहा मिलो। तो बोले नहीं ऐसे कैसे मिलते हो। मैंने कहा आप पीछे आ जाओ, मैं बताता हूँ कैसे मिलते हैं। तो राकेश जी लंच करके आए तो मैंने एक्सक्यूज मी सर। यस। मैंने सर आप मुझे भूल गए। अच्छा। आपने वादा किया था कि कुछ करके आओगे तो मुझसे मिलना। तो क्या वो बड़े मुस्कुराए। बोला यार मैंने कहा था, अब इतने बड़े आदमी उनको क्या पता है कितने लोग मिलते हैं। तो मैंने कहा साहब मैं सर सेट पे मिला था, करण अर्जुन के सेट पे मिला था, आप सर आपने कहा था कि देखिए मैं क्या करके आया हूँ। तो राकेश जी मुझे देखे सारी देर। तो राकेश जी ने कहा ओके आप एक काम करना, आप मेरे से मिलना और नेक्स्ट फिल्म करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको दूंगा। मैंने थैंक यू सो मच सर। अब सारे के सारे लोग मेरे पास आ गए। बोले क्या बोले। मैंने कहा अगली फिल्म में हीरो साइन कर लिया मेरे को। बोले यार आप तो ऐसे मिलते। मैंने कहा ऐसे ही मिलना पड़ेगा। बिल्कुल। हक के लिए या तो छीनो या फिर लड़ो। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये चीजें नहीं है, फिर अगर आप बनने आए हो तो फिर प्रॉपर बनो, तो काहे के लिए टाइम बर्बाद करना है। तो मैं जब चला तो मैंने कहा यार अभी क्या करें, कैसे करें। तो मैंने देखा कि एक गुमनामी का अंधेरा है। अच्छा। तो मैंने कहा मंजूर यहाँ से अब बैकआउट करो। अच्छा। जब मैं बैकआउट करने लगा तो मुझे एक फिल्म मिली कुंजू चंचल। राकेश काकरी जी डायरेक्टर थे। तो मैं जब उनके पास ऑडिशन के लिए गया तो ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन उन्होंने किया। अच्छा। सिलेक्शन में एक अच्छा कैरेक्टर मेरे लिए उन्होंने कहा कि नहीं तुम मत जाना। मैंने कहा ठीक है सर। बोला अपन कुल्लू मनाली चलेंगे और वहाँ शूट है तुम्हारा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है सर। और इतने बजे की दादर से ट्रेन है, वहाँ से बाई ट्रेन अपन चलेंगे। मैं एकदम बड़ा एक्साइटेड हो गया। मैं वाह यार रोल मिल गया हमको तो यार। तो मैं गया रूम पे फटाफट पैकिंग वैकिंग करना पहुंचा। तो इस बीच मेरे जैसे निकलने के बाद कोई बंदा आ गया तो उन्होंने वो रोल मेरा किसी और को दे दिया। अच्छा। तो अक्सर इंडस्ट्री में होता है। तो मुझे वहाँ तक बताया नहीं गया लेकिन एक असिस्टेंट था चांद भाई, उन्होंने कहा सर ये क्या कर रहे हो आप, ये रोल तो आप ऑलरेडी दे चुके हो, उसके बावजूद फिर आप उनको बुला के उनको दिल पर क्या बीतेगी। हमारा कुछ नहीं यार। तो उसको तो डांट दिया, आप डायरेक्टर थे। बहरहाल मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद जब वहाँ मनाली पहुंच गए हम लोग तो बड़ा अजीब सा उदास उदास था। मैंने चांद भाई क्या बात है आप उदास क्यों रहते। बोले यार मंजूर भाई कोई नहीं कोई बात नहीं आपको करना। तो मैंने कहा यार वो रोल दो। अब हाँ मेरे साथ में 20 लड़के और थे हम लोग। अच्छा। सुधाकर शर्मा जी उसके लिरिक्स राइटर भी थे और स्टोरी राइटर भी थे। अच्छा। तो उन्होंने सब्जेक्ट लिखा था और उस वक्त सदाशिव अमरापुरकर जी के जो पीए थे जमुना दास जी, उनका लड़का लॉन्च हो रहा था। अच्छा। दीपक जौहरी। तो मैं अक्सर मेरे में ये था कि भाई ठीक है अब तुमने बुला लिया, अब यहाँ बिठाया तो बैठ गया भैया अब आके। अब यहाँ से हम कैसे जाएं। बहरहाल क्योंकि काम का एक जुनून था तो हम लोग सारी चीज़ लेके बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई वो आए कि साहब एक फाइट सीन है, मुझे एक लड़का चाहिए। अच्छा। अकबर शरीफ जी फाइट मास्टर थे उसमें। अच्छा। तो अकबर शरीफ जी फाइट मास्टर थे तो उन्होंने कहा कि यार मुझे एक लड़का दे दो। तो आए मेरे हमारे पास
बोला भाई एक सीन है गाने के अंदर, एक फाइट सीक्वेंस है, वो आप करो। तो सबने मना कर दिया। अच्छा। बोला हम कोई फाइटर रहेंगे जो हम इस तरह करेंगे। मैंने कहा भाई एक मिनट, मैंने कहा मैं कर लूँगा यार। हाँ। तो बोला आपकी फाइट आती है क्या? मैंने कहा आती नहीं, कर लेंगे कर सब। ले, हाँ। मैंने कहा भाई ये प्रोड्यूसर की मतलब बेकारी की रोटियां मत उड़वा, हराम की रोटी नहीं खाना, मेहनत करके खाना है। बिल्कुल। तो मुझे ले गया वो। तो डायरेक्टर बोला आपने फाइट की है? मैंने कहा साहब आप सामने, अब हम तो एक पानी है जिस सांचे में कहोगे ढल जाएंगे साहब, ये हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े मुतासिर हुए, बोला यार क्या बात कर रहे हो यार। चले साहब हम लोग, जब हम बैठे तो फाइट सीन करा, मैंने 1 टेक दिया। अच्छा। तो अकबर शरीफ के दिमाग में आया क्या ये लड़का ठीक है। बहरहाल जब अकबर शरीफ जी ने राकेश जी से कहा कि यार मुझे एक सोलो फाइट चाहिए और हीरो के साथ हो, एक लड़का को। तो मैं और जमुना दास जी का लड़का हमेशा एकदम एक ही गाड़ी में आते थे और उतरते थे एक साथ, एकदम बात करते थे, नजर उनका पड़े बोले यार ये लड़का दे दो तुम तो मेरे। तो वो जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा इधर आओ बेटे। तो राकेश जी ने बोला डायलॉग बोल लोगे? अब मैं उनको क्या बताऊँ, मैं थिएटर का एक्टर हूँ, मैं एक फिल्म करके आ चुका हूँ, मैं नहीं सर दीजिए आप, कोशिश करता हूँ सर। अब क्या बोलूँ मैं। मेरा डायलॉग के साथ वो फाइट स्टार्ट होती है और पूरी 5 मिनट की सोलो फाइट मेरे पे। अच्छा। कट टू बॉम्बे। अब सब पिक्चर देख रहे हैं तो रेसेस देख रहे हैं सारे। तो मैं पूरी फिल्म में नजर आ रहा हूँ। अच्छा। पूरी फिल्म के अंदर। तो मैं वैसे ही, मुझे आना था राजस्थान, तो मैं वैसे चला गया मिलने। सर बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ काम करके, ऐसा ऐसा है। तो बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो मैंने कहा क्या बात हो गई। अब राकेश जी भी इधर बैठे हुए, प्रोड्यूसर इधर बैठे हुए, राइटर सुधाकर जी बैठे हुए, सारे के सारे मुंह लटका हुआ एकदम। तो बोला पापा जी यार वही रोल कितनी निकल गया यार, करेक्टर तो था ही नहीं फिल्म में। अच्छा। बोला हाँ पापा जी यार पता नहीं कैसे निकल गया। तो बाकायदा उस फिल्म का मेन विलन बना मैं। अच्छा। और बाकायदा उस फिल्म का वापस शूट हुई, रीशूट हुआ मेरे लिए, और करेक्टर का नाम दिया गया, पूरी पिक्चर का मेन विलन बना क्राउड से। तो सुधाकर जी ने कहा मेरी लाइफ का पहला लड़का स्ट्रगल से, मतलब क्राउड से मेन विलन बना। तो उन्होंने मुझे कई जगह रिकमेंड करना शुरू किया। इत्तेफाक रहा नहीं फिल्म बन पाई, कई चीज़ें जिसमें धर्म जी भी थे, पैगाम मोहब्बत, कई ऐसी फिल्में थी उनकी शुरू हुए, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन अब स्ट्रगल है, घर में भी थे, अब फैमिली में भी बड़ी बर्डन आते थे, क्या करेंगे। तो मैंने कहा भाई ये गुमनामी के अंधेरे से बैठा था, वापस बैक करता। मैंने कहा बॉम्बे राजस्थान आएगा। अच्छा। मंसूर अली नहीं आएगा। अच्छा। तो वहाँ से एक प्लान लगा करा, लेकिन उस बीच में जब मैं आ रहा था तो मुझे एक सीरियल मिला महाराणा प्रताप। अच्छा। उसमें फर्स्ट टाइम अपने विनोद खन्ना जी जो थे वो लीड कैरेक्टर कर रहे थे, टाइटल रोल महाराणा प्रताप का वही कर रहे थे। तो कभी उन्होंने सीरियल नहीं किए थे विनोद खन्ना जी। मुकेश खन्ना जी उसमें महाराणा सांगा का कैरेक्टर कर रहे थे। अच्छा। और पूनम ढिल्लो जी थी उसके अंदर, अपने क्या नाम था उनका, कौन बड़ी मांग में जो हीरोइन थी, हाँ तो वो भी थी। तो कई अच्छे मतलब सेलिब्रेट और अच्छा बड़ा मल्टी स्टारर सीरियल बनने जा रहा था। अच्छा। तो उसमें मैं एज एन एक्टर में भी आया। तो उसमें हमारे हैं सुरेश मुदगल जी, तो उन्होंने मुझे एज ए एक्टर इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन जब मैं आया तो बीच में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो जो असिस्टेंट था वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। तो मुझे असिस्ट करना पड़ा उनको। तो गोफी जी ने कहा यार कोई आया ही नहीं, अब कौन करेगा, तो मुझे एज ए क्लिपर वही काम शुरू करा दिया। ये तो आपने बताया आपने एक्टिंग की, एक्टिंग से हमने सुना आपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का भी काम करता, तो ये एज ए एक्टर को छोड़कर आपने ये 2 फिल्म भी कैसे जर्नी रही इसकी? बेसिकली क्या है अर्शिता जी, जब मैं कई जगह मैंने काम किया तो अक्सर लोग क्या, जब मैं अब अच्छा दिखता हूँ या अच्छा करता हूँ तो जैसा भी वो सामने हो, तो कई बार कॉम्प्लेक्स हीरो को शुरू हो जाता था। अच्छा। तो वो मेरा रोल काट देता था। अच्छा। हाँ। तो वहाँ जाते तो बड़ी मुश्किल से एक डायलॉग देते थे, उसमें भी अपना थोड़ा चिपका देते थे, क्लोज अपना डाल देते थे, डायलॉग मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो बड़ा अजीब और गरीब स्थिति। मैंने कहा यार क्यों देते हो, फिर मैं बोलूँ मुझे मत दो। तो फिर मैंने ठाना, क्योंकि अक्सर क्या प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर पे डिपेंड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डायरेक्टर बेचारा, प्रोड्यूसर जो होता है वो डायरेक्टर पे पूरा विश्वास करके पैसा लगाता है, सब कुछ लगाता है। तो मैंने अक्सर प्रोड्यूसर को रोकता देखा। अच्छा। वो बेचारा लूट जाता है, घर बार सारी चीज़ें उसकी लुटा देता है डायरेक्टर।
अब डायरेक्टर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसका पूरा खर्चा उससे चलता था, तो वो लंबा खींच देते हैं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक प्रण किया, मैंने कहा मेरा प्रोड्यूसर कभी रोएगा नहीं यार, अच्छा। मेरा प्रोड्यूसर कभी रोएगा नहीं अगर मैं डायरेक्टर बनाता हूँ। अक्सर मैं ये देखता था कि आप बड़े बड़े स्टार वो डेट्स नहीं देते, घुमाते हैं। मैंने कहा ऐसे क्यों करते हैं, बड़ी मुश्किल से तो काम मिलता है बिल्कुल और बड़ी मुश्किल से कोई प्रोड्यूसर खड़ा होता है। फिर मैंने जब एक्चुअल देखा कि यार स्ट्रगल में उन्होंने इतना भोगा है, जिसके वजह से वो अपनी जगह राइट है। फिर उनको मैं सही मानने लगा। तो फिर मुझे डायरेक्टर मैंने काम, पहली फिल्म मैंने बनाई किस्मत जैकपॉट द रेड रिबन। वो 2010 में मैंने यहाँ आके अपना एक प्रोडक्शन हाउस डाला, MB एंटरटेनमेंट। अच्छा। उसकी पहली फिल्म मैंने बनाई किस्मत जैकपॉट द रेड रिबन। अच्छा। वो आज के यूथ को ध्यान में रख के बनाई थी कि एक लड़की के चले जाने से ही सब कुछ खत्म नहीं होता है। बिल्कुल। माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलेटिव भी है, आपके फ्रेंड सर्किल भी है। तो एक लड़की के चले जाने से सब कुछ हार जाइए, गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो मैंने वो फिल्म बनाई, वो फिल्म मेरी चली। अच्छा। उसमें डायरेक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था, हीरो भी मैं था। मैंने कहा काटो मेरा सीन, कैसे काटोगे, तब तो सब कुछ मैं ही हूँ। तो अर्शिता जी क्या हुआ इस बीच, फिर मैंने फिल्म सांवरिया सेठ, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था उस दरमियान मुझे किसी ने कहा कि यार सांवरिया सेठ हैं, ऐसे ऐसे हैं, और वहाँ की ट्रस्ट पैसा देती है फिल्म बनाने के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा यार फिल्म बनाने तो देती तो फिर आप बनाओ यार, बनाते क्यों नहीं हो। वो बंदा इतनी सी बात कह के वो तो एक्सपायर हो गया। अच्छा। और मुझे धुन के लगी, मुझे सांवरिया सेठ बनानी है। 15 साल मेरे को लगा सांवरिया सेठ बनाने में। अच्छा। तो इस बीच में गाने रिकॉर्ड कर लिया, अपना सब्जेक्ट लिखवा लिया, सारी चीज़ें हो गई। होने के दरमियान इससे पहले मैंने ये पिक्चर जैकपॉट बना दी। अच्छा। फिर मुझे एक प्रोड्यूसर मिले, NK मित्तल साहब। तो एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं राजेंद्र मामूरिया साहब, उन्होंने मुझे NK मित्तल साहब से मिलाया। अच्छा। एक मेरे भाई हैं अब्दुल रशीद साहब, तो उनको मामूरिया साहब ने कहा कि यार वो हीरो कहाँ है, उसको बुला, वो क्या कर रहा है, कैसे करेगा। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया तो बोला यार क्या है, मैंने कहा साहब ये पिक्चर है सांवरिया सेठ। तो बोला यार क्या क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा सब कर सकता हूँ सर मैं तो। अच्छा। तो बोला यार स्क्रिप्ट दे जा, मैंने कहा ये लो। मेरा गाना है, मैंने कहा ये लो। तो बोला तो छोड़ जा, मैंने छोड़ दिया था। अच्छा। तो बोला किस बजट में बनेगी, मैंने इस बजट में बन जाएगी, मैंने एक बजट प्लान कर रखा था। बोला इसमें कैसे बनाओगे, मैंने कहा ये मेरा लुकआउट है। सही बात। अक्सर वो क्या होता है कि भाई 54 नहीं बताते और लग जाता है 100 रुपये, तो वो उनको लगता है कि बता 11 पर अटका ना दे, अब नया आदमी था। लेकिन वो पिक्चर मेरी चल निकली थी, बॉक्स ऑफिस अच्छा रहा मेरा। तो वो जब फिल्म चली तो उनका एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ मित्तल साहब को, बोला ठीक है तो बोला आ जाओ मिलते हैं। तो सांवरिया सेठ मैंने बनाई, और बनाई तो वो पिक्चर कम से कम 7 से 8 वीक सिनेमा हॉल से हिली नहीं। अच्छा। और उस वक्त बड़ी बड़ी फिल्में लगी हुई थी, गोलछा में अच्छा। फिल्म चली मेरी, उसका प्रीमियर शो राजमंदिर में हुआ। अच्छा। तो पहला जो प्रीमियर शो सुबह 9 बजे का रखा हमने, तो उसके अंदर 2000 पब्लिक, अच्छा। 5000 टिकटें पहले ही भेज दी हमने। तो जब देखा तो मैंने बुक करने गया मैं सिनेमा हॉल, मैंने कहा साहब सिनेमा हॉल बुक करना है। बोला यार मॉर्निंग शो देंगे, मैंने दे दो साहब मॉर्निंग शो दे दो। तो जब राजकिशोर काला साहब उसके मैनेजर हैं राजमंदिर के, तो उन्होंने दादा से बात करी, जो ओनर थे अपने, तो उन्होंने कहा साहब क्या कर रहे हो, मैंने कहा साहब ये सांवरिया सेठ एक फिल्म आई है सर, इसे देख लीजिए। अच्छा अच्छा, देखा तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी धार्मिक फिल्म बनाई है तुमने। मैं सब बनवा दी साहब। अच्छा उसका भी एक किस्सा है सांवरिया सेठ का। जब हम लोग इसका मुहूर्त शॉट मैंने प्लान करा कि मैं मुहूर्त सांवरिया सेठ में ही करूँगा, चित्तौड़ जाके। अच्छा। हाँ। तो लोग हंसने लग गए मेरे को, क्योंकि बेसिकली उस मंदिर के अंदर आप एक फोटो नहीं खींच सकते, फिल्म तो बहुत दूर की बात है, एंट्री नहीं है वहाँ पे। तो मेरे से 16 डायरेक्टर मेरे से पहले जा चुके हैं, उनको परमिशन नहीं मिली है। तब मेरे जो क्रू थे तो वो सब हंस रहे थे, बोला यार कहाँ जा रहे हैं। हम लोग गए वहाँ पे, तो रात को 8 बजे स्वामी ओमानंद जी महाराज के आश्रम में हम पहुँचे वहाँ पे। अब स्वामी ओमानंद जी महाराज वो ऐसी शख्सियत हैं जिनके वसुंधरा जी सब नीचे चरणेश्वर पर बैठती हैं। अब उस वक्त जो चीज़ें हुई, अब वो देखने के बाद उन्होंने कहा था अच्छा मंजूर क्या नाम है तुम्हारा, मैंने कहा मंजूर अली। अच्छा 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 वेरी गुड, क्या करना चाहते हो, मैंने साहब आपका आशीर्वाद देना आया हूँ साहब, सांवरिया सेठ के यहाँ साहब हो जाए तो एक मुहूर्त प्लान कर लेते हैं।
तो बोला अच्छा ठीक है। तो एक जो ऑफिसर था बड़ा, उन्होंने मना करा। उन्होंने कहा यार तुम्हें क्या दिक्कत है, जब कोई एक मुस्लिम एक फिल्म बना रहा है और सांवरिया सेठ पे ईश्वर का गुणगान कर रहा है, तो तुम्हें काहे की किस चीज़ की आपत्ति है, मुझे बताइए। तो सस्पेंड कर दिया मेरा। अब हम लोग तो होपलेस हो गए, बोले यार बहुत मुश्किल है, नहीं हो रहा। तो मैं तो सोया हुआ था। तो स्वामी जी का मुझे सुबह 7 बजे फ़ोन आया, बोला बेटे कहाँ हो। मैंने कहा हम होटल में हैं। बोला बेटा मैं तो मंदिर पहुंच गया, आ जाओ आप। मैंने क्रू का मैंने कहा भाई महाराज तो पहुंच चुके हैं, यहाँ के चलो। अब वहाँ एसडीएम कलेक्टर पूरे मीडिया एकदम, और वहाँ पहला मुहूर्त हुआ उनके शुभ हाथों से। तो ये एक अपना आप में बहुत बड़ा अपवाद है और मेरे लिए एक चमत्कारिक फिल्म साबित हुई। बेसिकली जब मैं आ रहा था तो अब 120 की स्पीड में अगर आप चलोगे टायर फट जाएगा तो क्या हाल होगा उसका। बहुत बुरा एक्सीडेंट। लेकिन ऐसा लगा किसी ने गाड़ी उठा के साइड में रख दी। अच्छा। साक्षात चमत्कार है मेरे साथ फिल्म। फिर वो जो फिल्म बनी, सारी चीज़ें हुई, तो लोगों ने कहा कि यार क्या मैं बनेगी तो पिक्चर लोगों को बहुत पसंद आई। 7 वीक मेरी पिक्चर यहाँ पे हिली नहीं। और आज के दौर में 7 वीक का रुकना बहुत बड़ी बात थी मेरा। तो सांवरिया सेठ ने मुझे नाम भी दिया और एक पहचान दी। अब तक लगभग कितनी फिल्मों में आप काम कर चुके हैं? बेसिकली एज एन एक्टर तो मैं तकरीबन 10 से 12 फिल्में कर चुका था, लेकिन अब एज ए डायरेक्टर मैंने 5 से 6 फिल्में मैंने डायरेक्ट करी है। अभी 3 फिल्मों का मैंने मुहूर्त कर चुका हूँ। जिसमें है पैगाम मोहब्बत है, एक है दुनिया जो भोजपुरी एक फिल्म है। उसके वहाँ के जो स्टार है केसरी लाल जी, उनको मैंने साइन कर रखा है। और उनका मुहूर्त मैं भी करके आ चुका हूँ। अगस्त में किया था मैंने, 2019 अगस्त में। तो एक फिल्म मैं और कर रहा हूँ हमार मोहरा, उसमें रितेश पांडे जी को मैंने साइन कर रखा है। तो ये भोजपुरी के अच्छे स्टार्स हैं, उनको मैंने साइन कर रखा है। तो बेसिकली हमारा जो राजस्थान में ये रहा कि भाई उसके बाद फिर करने के बाद मैंने एक फिल्म और बनाई, म्हारो राम रहीम। अब म्हारो राम रहीम जब मैंने बनाई तो म्हारो राम रहीम था एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अक्सर ये राष्ट्रपति अवार्डेड सब्जेक्ट है। इसको संतोष निर्मल जी ने लिखा है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके लिखा है। उसमें कहानी इस तरह की है कि एक जगह जो रामलीला होती है, गांव ऐसा होता है जिसमें रामलीला होती है, इसमें हिंदू मुस्लिम मिलकर रामलीला करते हैं। तो उस सब्जेक्ट में इस तरह का है कि अचानक जो राम का जो कैरेक्टर करता है उसको फिल्मोरिया हो जाता है कि साहब मैं फिल्मों में काम करूंगा, मुझे मैं यहाँ गाँव में सिमट के रह गया, ऐसा उसका। तो रामलीला का मुश्किल जब 15 दिन रह जाता तो भाग जाता है रामलीला छोड़ के। अब राम की तलाश होती है। अब जब राम की तलाश होती है तो एक मुस्लिम कैरेक्टर पर नजर पड़ती है उस गुरु की, जो रामलीला के डायरेक्टर होते हैं। बोले यार अब्दुल रामलीला का रोल करेगा, राम का रोल करेगा। तो जब होते तो दोनों गुटों के अंदर मतभेद शुरू होते हैं। तो शर्म ना आना चाहिए, राम का रोल करेगा, मुसलमान हो के ऐसा काम करेगा, ये करेगा वो करेगा, मतलब उसको डेमोलाइज किया जाता है बुरी तरह से। और पूरी फैमिली पे डालते हैं कि हम मार देंगे तो काफर है, मतलब कई तरह की बातें जो अक्सर होती है। पंडित कहता है हम पंडिताई छोड़ देंगे, तुम ऐसे क्या कर रहे हो, बेकार की बातें कर रहे हो। तो वो कहता है कि साहब आज का जो समय है हिंदू मुस्लिम को लेके बात करना है, ये सारी चीजें बात करना है। ये फिल्म एक जीता जागता परिणाम साबित हुई मेरी फिल्म। और उसमें जब एक राम मुसलमान बनता है तो कहते हैं, तो आज मुझे बताइए रावण जैसे रावण बनाते हैं तो मुसलमान सबसे ज्यादा बनाता है। आज की तारीख के अंदर जितने भी रावण बनते हैं, पुतले बनते हैं, तो मुसलमान ज्यादा बनाते हैं। तो आज हिंदू मुस्लिम को कैसे अलग करोगे? एक चंद अपनी निजी स्वार्थ के लिए आज जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह के एक जहर घोला जा रहा है, एक गंगा जमुना तहजीब जो हमारे देश की रही है, संस्कार जैसे रहे हैं, उस देश की गंगा जमुना तहजीब को आप बिगाड़ना चाह रहे हो। जैसे कि अभी आपने बताया हिंदू और मुस्लिम के बीच अक्सर हमारे देश में एक फासला रखा गया है, और आप एक मुस्लिम है, तो इस चीज का क्या इंडस्ट्री में भी कुछ इफेक्ट मिला, कुछ डिमेरिट आपको फेस करना पड़ा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन लोग बातें करते हैं कि यार तुम एक मुसलमान और तुम ये फिल्में बनाते हो, धार्मिक फिल्में बनाते हो। बेसिकली धार्मिक फिल्म बनाने का एक सबसे बड़ा रीजन मेरा ये रहा है कि मैं एक मुस्लिम हूँ, ठीक है। हमारे मुस्लिमों में हम लोग कोई चीज एक्सपोज नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो धर्म है हिंदू धर्म इसलिए मैं प्रेरित हूँ कि मैं अक्सर धार्मिक फिल्में देखा करता था छोटा सा।
तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था कि देखो एक भक्त ने भगवान की पूजा करी और किस तरह से भगवान प्रकट हुए, उसे आशीर्वाद दिया और ये सारी चीज़ों मतलब एक अच्छाइयाँ दिमाग में आती गई। तो वो जो बचपन से ही मेरे को धार्मिक माइथोलॉजिकल फिल्म देखने का बड़ा शौक था। तो वो आज उसका इफेक्ट है कि मैं माइथोलॉजिकल फिल्म बनाता हूँ। अच्छा, फिर बनाने की सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो मेन है, अभी तक एक इस्टेब्लिश ऐसा कोई हीरो नहीं है राजस्थानी सिनेमा में जिसके नाम से फिल्म चले। तो मैं भगवान का ही सहारा लेता हूँ, हे प्रभु तेरा ही सहारा है, तो भगवान ही हीरो है हमारे। तो मैं भगवान को हीरो प्रेजेंट करता हूँ। अच्छा। और उसके साथ हमारी भी नहीं लुढ़कती है, सीधी सी बात है। तो मुझे लोग कहते हैं कि यार तुम अच्छा, आपस में हमारे फिल्म मेकर्स हैं कई डिस्कस करते हैं, क्या हमारे दिमाग में नहीं आता उसके दिमाग में क्यों आता है। सांवरिया सेठ बना दिया, मारो राम रेम बना दिया, मारो गोविंद बना दिया। अच्छा। तो ये भी इतिहास है। हाँ, बिल्कुल। तो आज लोग सांप्रदायिक एकता का प्रतीक भी मुझे कहते हैं कि यार ये आदमी एक मुस्लिम होते हुए देखो क्या, मुझे मुसलमान से ज्यादा आप लोगों को बहुत प्यार मिला। अच्छा। आप लोग मुझे हाथवाद देते हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि समझ की बात है। धर्म सबका समान है। कोई धर्म ये नहीं कहता है कि भाई तुम अच्छा करो या तुम गलत करो। सब धर्मों में एक ही चीज लिखी है कि अच्छा चलो, अच्छे पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों की मदद करो। सब में चीजें हैं, तो फिर धर्म तो सब समान है। ये तो पॉलिटिकल लोग हैं जो निजी स्वार्थ के लिए आपको हमें बढ़ा रहे। लेकिन आज जनता जागरूक हो चुकी है, अवेयर हो चुकी है, तो सब जानती है। मैं कहता हूँ कि आज काट की आंधी तो एक ही बार चढ़ेगी, बार बार थोड़ी चढ़ेगी। तो इस पर फिर हमने ये सारी चीजें, मेरे मतलब एक धुन चढ़ गई यार फिल्म बना। अच्छा, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं धार्मिक फिल्म बनाऊं, लेकिन ये है कि लोगों मुझे लगा कि यार करना चाहिए, हो रहा है काम जैसा हो रहा है, मैं तो कर्म प्रधान हूँ, आप मुझसे कुछ भी करवा लो साहब। तो एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर मैं फिल्म शुरू करी मैंने, हमारी से अच्छी चली। फिर राम रहीम मेरी अच्छी रही। उसके बाद अभी अपने जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी फिल्म बनाई मैंने, महारो गोविंद। अच्छा। तो अभी टी सीरीज ने बड़ा अच्छा उसको रिलीज करा। टी सीरीज ऐसी पहली फिल्म है रीजनल जो टी सीरीज ने उसका म्यूजिक लॉन्च करा और इस लेवल पर लॉन्च करा कि वो बहुत जबरदस्त चल रहा है। उसमें 8 गाना है, म्यूजिकल फिल्म है पूरी। तो वो सारी चीजें हुई। तो उसके बाद हिंदी फिल्म भी मैंने बनाई। अभी किस्मत जैकपॉट रिटर्न रिसेंटली मैंने अभी इसका ट्रेलर लॉन्च करा। आपने देखा? बिल्कुल देखा मैंने। कैसा लगा ये तुम्हें, आपसे कुछ? ट्रेलर काफी अच्छा था। तो उसमें बड़े मतलब बिग ऐसा वो तो नहीं कि बड़े स्टार हैं, लेकिन बड़े सिंगर मैंने लिए उसमें। इसमें विनोद राठौर जी हैं, उदित नारायण जी हैं, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू है, ये सिंगर्स हैं उसके अंदर। उनसे रिकॉर्डेड गाना, तो उसको मैंने, वो फिल्म अभी मेरी रिलीज की तैयारी पे है। और रहा संघर्ष तो मैडम, जब तक इंसान जब कुछ पाने के लिए संघर्ष करता है और संघर्ष के बाद जब कुछ पा लेता है तो उसे मेंटेन करने के लिए संघर्ष करता है, तो स्ट्रगल तो ताउम्र है। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो सारी चीजें मैडम। अगर आपको भी ग्लैमरस दुनिया का हिस्सा बनना है तो इसी तरह लगातार मेहनत करते रहे, हार नहीं माने, मंजूर अली कुरैशी की तरह लगातार मेहनत करते रहे। और हाँ, किस्मत जैकपॉट रिटर्न जल्द ही आ रही है दिसंबर में, तो आप देखें जल्द से जल्द अपने आसपास के सिनेमा में। और इसी तरह हमारी भी वीडियो देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब।